नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके, नियमित रूप से पहुंच सके। वो भी सब्सक्राइब करेंगे तो उनके पास भी हमारे विचार पहुंचेंगे। फिर उनकी राय, उनके कमेंट्स, उनके विचार और आपके विचार तो महत्वपूर्ण है ही। आप भी अपने सुझाव, आपकी सहमति, असहमति, आलोचना, प्रशंसा न भी कहें, क्योंकि आलोचना और उसके बाद सुझाव, उस सबका हमेशा मैं स्वागत करता हूं। नेपाल में मैंने कहा था नवक्रांति हो गई। केपी शर्मा ओली इस्तीफा हो गया। भागे हेलीकॉप्टर से। अब कहां जाके शरण लेंगे? अपने ही घर में उनको रहने का मिलेगा कि नहीं? उनके वित्त मंत्री को तो धक्का दे करके, सड़क पर रगड़ करके भ्रष्टाचार का ऐसा, जिसको कह सकते हैं कि नाश करने के लिए जो जनता का आक्रोश, युवाओं का खास करके यंग जनरेशन एकदम, इसीलिए मैंने उसे क्रांति नाम दिया था कल के अपने प्रोग्राम में भी। और आज ये एक बहुत बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं, जनता की आवाज से जो तंग थी, दबी हुई, कुचली हुई, उसको भ्रष्टाचार से तंग आई हुई, गरीबी वहां है, टूरिज्म एकमात्र साधन है, लेकिन उसके बाद भी जो सत्ता में आते हैं, और इसलिए केवल ओली का नहीं है, उनकी पार्टी का नहीं है, नेपाली कांग्रेस हो, ये पार्टी हो, वो प्रतिपक्ष की पार्टी, वर्तमान सत्ता की पार्टी, उनके साथ साझेदार बने, जो कई बार होता है मिला जुला बना लेते हैं। तीनों चारों जो पार्टियां हैं, उनके प्रति जनता ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि नहीं, हमें किसी पे भरोसा नहीं। एक ही दुर्भाग्य की बात है कि संसद भवन में भी आग लगा दी। कितना नुकसान हुआ है अभी पूरी रिपोर्ट्स आने पर ही पता चलेगा, लेकिन वहां बिल्डिंग्स में, घरों में, जो खास करके नेताओं के, मंत्रियों के, प्रधानमंत्री के, वहां जो आगजनी हुई है, वो जैसे कैसे लोगों में गुस्सा भी स्वाभाविक था। आप देखिए कि सैकड़ों लोग, अब जो रिपोर्ट्स आई उसमें 800 थे कि और 2000 हो गए, रात को भी होता रहा, रात भर किया गया, कर्फ्यू लगाया गया, तब भी लोग सड़कों पर थे। 19 लोगों की तो बाकायदा कहा गया है कि हाँ 19 मारे गए। मैं तो ऐसे प्रदेशों में, ऐसे देशों में ये पता ही नहीं चलता है काठमांडू की सड़कों पर कोई कहां मार के भाग गया हो, क्या किया हो। तो पुलिस या को जो प्रयोग किया, वो भी ओली का अंतिम, जो सरकार का जो एक गलत फैसला था। ये ठीक है कि उनके साथ के अब सहयोगी दल, उन्होंने झट से 21 लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया और मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। सवाल है कि अब क्या? ओली को हटाना तो ठीक है, पूरा जनता ने जो किया, और उसके बाद, क्योंकि लोकतंत्र में ये नहीं हो सकता है कि कोई भी मतलब चला लेगा। अच्छा, भीड़ से लोकतंत्र नहीं चलता, भीड़ तंत्र ही खतरनाक होता है। आप ईरान या तालिबान या कहीं ऐसी जगह यदि आप कहें, जो पहले जब विद्रोह होते थे, तो उसके बाद तो जो फैसला आया उन्होंने कर दिया, एक वहीं उन्होंने बैठा, वहीं पर इसको फांसी की सजा दे दो, वहीं इसका गले काट दो। लोकतंत्र में तो एक व्यवस्था की आवश्यकता होगी, और इसीलिए बालन शाह एक मधेशी हैं, युवा, 35 साल के मेयर हैं, 2022 2022 उसी में चुने गए हैं और पहले से सक्रिय रहे, लोकप्रिय काठमांडू में। इसीलिए उनकी लोकप्रियता है युवा पीढ़ी को, और वो इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी पार्टी के नहीं हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वही उनको ही प्रधानमंत्री बना देंगे या राष्ट्रपति अभी नियुक्ति इसको करेंगे। सेना के हाथ में तो एडमिनिस्ट्रेशन दिया ही गया है ताकि कम से कम शांति स्थापना में जो ऐसे असामाजिक तत्व फायदा उठाए, विदेशी ताकतें। देखिए, शर्मा ओली का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भारत के सारे अच्छे संबंधों के प्रयास के बावजूद ओली का झुकाव बहुत हद तक चीन की तरफ ज्यादा ही, वो उनकी कठपुतली बन रहे थे, और इसीलिए चीन को ये दे दीजिए, चीन को वो दे दीजिए, अपना जैसे कब्जा चीन तो हर जगह जैसे पाकिस्तान में भी करता है, उसी तरह से उसने चीन के लिए टिकटॉक हाल में हुआ। टिकटॉक जो चीन का है, जिसका भारत पे उस पर रोक है, लेकिन वहां उन्होंने इसीलिए उसको अलाउ किया। सोशल मीडिया में दूसरे फेसबुक या यूट्यूब सबको अलाउ नहीं किया था। अब कल रात को जब बिल्कुल ही सत्ता हाथ से जा रही थी, तो उन्होंने फैसला कर दिया, उसमें कोई मेहरबानी नहीं किया है, लेकिन अंकुश लगाना, तानाशाही की तरह व्यवहार करना और चीन के इशारों पर, चीन के बल पर आप जनता को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। एक भोले भाले गरीब लोग हैं, जो अपेक्षा जिनकी केवल ये होती है कि हम खुशहाली से रह सके। टूरिज्म सबसे बड़ा काम है, हिमालय की उस बुलंदियों पर, और इसलिए विकल्प में ऐसा विकल्प हो जो लोकतांत्रिक हो। वैसे ठीक है, वहां राजशाही रही है 30 साल पहले, राजशाही से मुक्ति के लिए, राजशाही के साथ भी भारत के संबंध अच्छे थे, बाद के प्रधानमंत्रियों से भी अच्छे रहे कई,
लेकिन इस बार तो देवबा के खिलाफ भी इस समय पूरा है। जो पूर्व प्रधानमंत्री देवबा थे उन पर भी, उनसे भी उतने ही लोगों में नाराजगी, जो उनके काल में भी यही हुआ, प्रचंड के कार्यकाल में भी यही हुआ। तो जो थोड़ा बहुत भारत के अनुकूल भी होते, वो भी जब वहां बैठते हैं तो उन्होंने, क्योंकि उनके साथ वही मंत्री हैं, वही गठबंधन है, वही लोग हैं। लेकिन हाँ, माओवादियों की तरह से जैसे अराजकता, भारत में भी कुछ लोग कोशिश करते हैं कि पूरी सबकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, तो राजनीतिक दलों का भी एक कर्तव्य होता है। इसी बीच में तो लोग कहते ही थे ना कि राजशाही आ जाए फिर से, ठीक है, लेकिन कोई राजशाही तो विकल्प नहीं। मैंने वो राजशाही के समय मेरा जाना हुआ है, और उसमें मैंने ऐसा कल भी जिक्र किया था कि भारत के साथ इतने पुराने संबंध थे, संस्कृति से भी है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर 90% से ज्यादा, 90%, 99, 98% वहां तो हिंदू ही है। तो जाना हुआ, लेकिन तब भी भ्रष्टाचार थे, लोकतंत्र थे। तो राजा है, राजा को मैंने, ठीक है, इज्जत हमेशा, वो तो जापान में भी राजा को, लेकिन वहां लोकतंत्र आ गया ना। तो राजा के राज में भी जो अत्याचार होते थे, जो भ्रष्टाचार होता था, कम ऐसा नहीं कि नहीं था। और उसके बाद उससे मुक्ति मिलकर के लोकतंत्र, लोगों ने, जनता ने ही लोकतंत्र लाया, और राजनीतिक दलों ने वहां के खास करके। देखिए, भारत में ये तो आप कह ही सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 साल में किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आज तक साबित नहीं हो सका। यहां भी भ्रष्टाचार मुद्दा रहा है। पिछली बार तो इसलिए तो मनमोहन सिंह जैसे जो खुद ईमानदार कहते थे, लेकिन उनके नीचे सारे मंत्री एक से एक जैसे कहते भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा बन गया था। लालू यादव जैसे लोग उनके साथ आज भी है, कांग्रेस के साथ। मनमोहन सिंह तो नहीं रहे बेचारे, वो तो मजबूरी में साथ देते थे। तो ऐसी स्थिति में जो क्रेडिबिलिटी गिराते हैं, जो सत्ता में रहे, वो जो नुकसान हुआ है। और तीसरी बात, विदेशी। देखिए, चीन का असर था, तो जो बांग्लादेश में हुआ, फिर से याद दिलाऊंगा, श्रीलंका में भी कोशिश हुई, मालदीव में भी होती है। तो हमारे जो पड़ोसी हैं, उन पर चीन और अमेरिका का डीप स्टेट, वो लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन वो अराजकता चाहते हैं कि बिल्कुल हमारी जो इच्छा हो पूरी हो, हम पर ही आश्रित रहे, हम जो कहें वही खाने को दें, वही पीने को दें, वही रहने को दें, वही हमारे सब साधन, और हम वहां पर हमारे वहां से जो कुछ प्राकृतिक है या हिमालय से भी जो लूटा जा सके लूट ले। तो डीप स्टेट की भी वहां पर निगाह रहती है। भारत ही एक ऐसा देश है जो दूसरों को भी जियो और जीरो दो की बात करता है, महात्मा गांधी के समय से या राम राज्य के समय से। चूंकि एक सब तो ये, तब तो सीमाएं नहीं थी, और आज भी सीमाएं कहाँ है। आज तो सीधा मेरे पास कुछ मेरे पासपोर्ट की उसकी जरूरत भी नहीं होती है। मेरा एक पहचान पत्र और नेपाल का पहचान पत्र। कितने लाख लोग वहां पर जो पूर्व भारत की सेना में लोग हैं, और जिनको हर साल जॉब मिलता है नेपालियों को, वो पेंशन पा रहे हैं भारत के पैसा से। वो लोग वहां पर अभी भी जीविका चल रही है। हजारों लोग, लाख में से ज्यादा है, 1.5 लाख से ज्यादा बताए जाते हैं पेंशन जिनको मिल रही है। तो वो तो वहां की इकोनॉमी में भी उनकी बड़ी योगदान है। तो वहां ईमानदार अच्छे लोग पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं। जैसे हमारे यहाँ का नॉर्थ ईस्ट है, हमारे यहाँ का उत्तराखंड है, हमारा हिमाचल है। यूं भारत देश में हर जगह हमारे यहाँ तो कितना ही संस्कृति के पुजारी हैं। हमारे यहाँ लोग सारी कमियों के बावजूद, जितना जनता जिस तरह से सामान्य और भोली है, उससे अधिक कुछ मामलों में, कुछ इलाकों में, काठमांडू नहीं पूरे नेपाल में। और इसीलिए जो विद्रोह की स्थिति हुई है, केवल काठमांडू में आग नहीं लगी, पूरे छोटे छोटे शहरों में भी कल 2 दिनों से 4 दिनों से लगातार जो प्रदर्शन और विरोध हुआ है, इसलिए स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई। और ये सबक है दुनिया के देशों को कि क्रेडिबिलिटी, जहां लोकतंत्र है वहां इतनी क्रेडिबिलिटी खराब न हो पाए कि लोगों का पूरे लोकतंत्र से या सारी पार्टियों से विश्वास। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि भारत के साथ, या भारत के तरफ देखते हुए, भारत के साथ, चूंकि एक अंतिम पॉइंट, जो यदि इत्तेफाक से जो मेयर यदि बनते हैं तो मधेशी है। मधेशी उनको कहा जाता है जो भारत से गए हुए लोग वहां बसे हैं। तो यदि उनको भी मौका मिले, या वो सत्ता में उनकी जो एक अपना काठमांडू को भी अच्छा रखने या बाद में देश को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका हो, तो मधेशी हो, ओरिजिनल वहीं के रहने वाले नेपाली भाई बंधु हों, बहनें हों। वहां महिलाओं में भी इस पूरे आंदोलन में देखा कितनी महिलाएं, बहुत ही युवा महिलाएं और दूसरी महिलाएं भी सड़कों पर आंसू गैस झेलते हुए, गोलियां झेलते हुए भी उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया कि भ्रष्टाचार और से मुक्ति मिले, और बेरोजगारी और दूसरे जो आर्थिक समस्याएं हैं उससे मुक्ति मिले। और ये जो नेता मंत्री, इनके सब लोग, खानदान के लोग देश के बाहर जाकर के ऐश कर रहे हैं या खुद भी ऐश करते हैं। जब देखो जब घूमते रहते हैं भारत से, पता नहीं किससे प्रेरणा लेते हैं, जो बार बार छुट्टी मनाने देश के बाहर जाते रहते हैं। हमारे अभी लोकतंत्र के नाम पर जो लोग हैं, जिनका आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन वो देश के हर महीने उनको विदेश यात्राएं चाहिए, तो उससे तो क्रेडिबिलिटी गिरती है, और इसीलिए सत्ता के बाहर भी होते हैं। आप समझ सकते हैं संकेत मेरा किसकी तरफ है। लेकिन फिर भी हम आज भारत की चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए नेपाल में
शांति हो जल्दी से जल्दी, एक लोकतांत्रिक या अस्थायी रूप से भी जो सरकार बने वो एक ऐसी स्थिति आए जहां जनता की पसंद की, जनता की चुनी हुई, वहां भी उसी राम राज्य का, यदि शंकर का, पशुपतिनाथ का यदि वो ठिकाना है जहां पर काठमांडू में, तो उसमें भी सुख हो, शांति हो, यही हमारी कामना होगी। एटे साहब हमें विराम देते हैं। एटे साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, उनसे भी सब्सक्राइब करने को कहें। धन्यवाद, नमस्कार।